नमस्कार, नवभारत टाइम्स एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। फरवरी 2022 में रूस ने पहली बार यूक्रेन पर डायरेक्ट वॉर किया, यानी सीधा हमला। लेकिन 8 साल पहले से ही इन दोनों देशों के बीच टेंशन चल रही थी। कभी सोचा आपने कि इसकी असल वजह क्या है, इसकी जड़ क्या है? ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता ना कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को अचानक एक सपना आया होगा कि यूक्रेन हमारे लिए खतरा बन गया और फिर रूस ने अटैक कर दिया होगा। इतिहास में ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जिसके बाद ये जंग तक नौबत आ गई। इसके पीछे विश्व की वो ताकतें भी एक्टिव रही जो यूएसएसआर के वक्त से ही रूस को तोड़ना चाहती थी, मगर रूस मजबूत होता गया। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है डोनबास की कहानी। डोनबास के ऊपर, डोनबास को किसी भी हालत में पुतिन क्यों कब्जाना चाहते हैं और जेलेंस्की छोड़ने को तैयार नहीं है। यही रूस और यूक्रेन शांति वार्ता के बीच सबसे बड़ा मसला फंसा हुआ है। एक दिन पहले जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। बातचीत सफल मानी जा रही है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अभी तक तो सब सही है, लेकिन आगे का पता नहीं, हो सकता है बातचीत विफल हो जाए, क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं पुतिन थोड़ा जिद्दी मिजाजी और सख्त भी है। डोनबास यूक्रेन के हिस्से में है और युद्ध के बाद डोनबास का लगभग 90% हिस्सा रूस के नियंत्रण में है। डोनबास 2 क्षेत्रों, एक लुहांस्क और दूसरा डोनेट्स्क से मिलकर बना है। रूस ने जून 2025 के अंत तक लुहांस्क क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण यानी कि 100% उस पर कब्जा कर लिया है। यह 2014 के बाद पहला यूक्रेनी क्षेत्र है जिसे रूस ने पूरी तरह कब्जे में लेने का दावा किया है। अब आती है डोनेट्स्क ओब्लास्ट में अभी भी भीषण युद्ध जारी है। रूस वर्तमान में डोनेट्स्क के लगभग 78 से 80% हिस्से को नियंत्रित कर रहा है। यूक्रेनी सेना अभी भी लगभग 2250 वर्ग मील क्षेत्र का लगभग 10 या 11% हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है, जिसमें कुछ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर भी शामिल हैं। यह इलाका पूर्वी यूक्रेन में है और सीधे रूस की सीमा से सटा है। सोवियत काल में यह यूक्रेन का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था। 18वीं और 19वीं सदी में रूस ने इस क्षेत्र को विकसित किया। सोवियत संघ के समय यहां पर भारी उद्योग, कोयला खनन और स्टील प्लांट लगाए गए। 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद डोनबास यूक्रेन का हिस्सा बना, लेकिन भाषा, संस्कृति और पहचान रूसी बनी रही। यहीं से टकराव की एक नींव पड़ती है। डोनबास की बड़ी आबादी रूसी भाषा बोलने वाली है। बहुत से लोग खुद को रूसी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हैं। 2014 के बाद यूक्रेन की सरकार ने रूसी भाषा की आधिकारिक स्थिति को कमजोर करने के लिए राष्ट्रवादी नीतियां अपनाई। डोनबास के लोगों को लगा कि उनकी पहचान दबाया जा रहा है। 2014 में कीव में सत्ता परिवर्तन, जिसे रूस पश्चिमी समर्थित तख्ता पलट मानता है। इसके बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क में विद्रोह शुरू हो गया। यूक्रेनी सेना और स्थानीय लड़ाकों में युद्ध शुरू हुआ। 2014 से 2022 के बीच में 14,000 से ज्यादा मौतें, ये रूस का दावा रहा है। इसके अलावा रूस ने बताया कि डोनबास में रूसी भाषी लोगों पर सैन्य हमले और दमन किया गया। पुतिन ने सीधे कहा कि हम अपने लोगों को बचाएंगे। अब सवाल आता है कि रूस डोनबास क्यों नहीं छोड़ना चाहता? इसका पहला और सीधा कारण है रणनीतिक सुरक्षा। डोनबास रूस की सीमा से सटा हुआ है। अगर यहां पर नेटो समर्थित यूक्रेनी सेना पूरी तरह से मजबूत होती है तो रूस को सीधा सैन्य खतरा होता है। दूसरा कारण है रूसी आबादी का सवाल। रूस खुद को रूसी भाषी और संस्कृति के लोगों का रक्षक बताकर हस्तक्षेप को जायज ठहराता है। तीसरा कारण है सैन्य गलियारा। डोनबास, क्रीमिया, दक्षिणी यूक्रेन को रूस से जोड़ने वाला भूमि मार्ग लैंड कॉरिडोर बनाता है। चौथा कारण है उद्योग और संसाधन, कोयला, स्टील, हथियार निर्माण से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। युद्ध में भी यह क्षेत्र रूस की सैन्य आपूर्ति का आधार बना रहा। अब फिर सवाल आता है कि डोनबास रूस के लिए महत्वपूर्ण कितना है? इसका कारण समझिए। पहला यह कि नाटो के विस्तार को रोकने की ढाल, दूसरा है क्रीमिया की सुरक्षा, तीसरा पूर्वी यूरोप में रूस की पकड़ और सोवियत विरासत और प्रतीकात्मक महत्व, घरेलू राजनीति। रूस अपने लोगों को नहीं छोड़ता। अब
यूक्रेन के लिए क्यों अहम हुआ, यह बड़ा सवाल है कि यूक्रेन इसके लिए, जेलेंस्की क्यों इसके लिए इतना परेशान है। इसमें सबसे बड़ी बात आती है राष्ट्रीय अखंडता की। यानी अगर यूक्रेन टूटता है तो पूरी दुनिया में फिर से क्रीमिया के बाद यह मैसेज जाएगा कि अब तो यूक्रेन भी टूट गया, यानी कि आप युद्ध हार गए। सीधे सीधे जेलेंस्की के माथे पर एक कलंक यूक्रेन को टूटना लग जाएगा। इसी वजह से जेलेंस्की किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय अखंडता के साथ में कोई भी समझौता नहीं कर रहे। अगर डोनबास चला गया तो होगा क्या, ये इस चीज को समझिए। देश टूटने की मिसाल बनेगी, बाकी क्षेत्रों में भी अलगाववाद की मांग उठ सकती है। यूक्रेन की आर्थिक रीढ़ डोनबास में बसती है। यूक्रेन के स्टील उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा, ऊर्जा और निर्यात की रीढ़ यही है। हजारों नौकरियां यही है। संप्रभुता का सवाल यूक्रेन के लिए यह बना हुआ है। जमीन से ज्यादा अस्तित्व और आजादी की लड़ाई डोनबास पर आके टिक चुकी है। चौथा, पश्चिमी समर्थन डोनबास पर नियंत्रण, यानी कि वेस्टर्न जितना भी प्रेशर है डोनबास पर, वो क्यों इतना, यानी कि जितना भी ईयू या नाटो क्यों जो है वो सीधे सीधे यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं या बैकडोर से वॉर कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि उनके सत्ता का केंद्र भी, उनकी पावर का भी जोन डोनबास पर टिका हुआ है। अगर यूक्रेन इसे छोड़ता है तो वो कमजोर राष्ट्र माना जाएगा और हमेशा रूस उस पर किसी ना किसी तरह अपनी पावर का प्रयोग करता रहेगा। डोनबास की सीमा रूस से लगती है और अजोव सागर से निकट होने के कारण इसका रेल नेटवर्क और नदियों से इसका लॉजिस्टिक की दृष्टि से सबसे अहम बनाता है। डोनबास पर पूर्ण नियंत्रण से रूस को दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में एक स्थायी लैंड ब्रिज मिलता है जो रूस को क्रीमिया से सीधे जोड़ता है। इस क्षेत्र में रूसी भाषा बोलने वालों की बड़ी संख्या है। पुतिन ने अक्सर डोनबास को ऐतिहासिक रूसी भूमि और रूसी दुनिया, अगर हम रशियन भाषा में इसको रक्सिमीर का हिस्सा बताता है। रूस ने यहां के निवासियों की सुरक्षा को अपने विशेष सैन्य अभियान का प्रमुख औचित्य भी और प्रमुख कारण भी बताया है। रूस युद्ध में काफी आगे निकल चुका है। ट्रंप जेलेंस्की बातचीत से पहले रूस ने यूक्रेन पर कई बड़े हमले किए। इतने प्रतिबंधों और यूक्रेन को नाटो ईयू की मदद के बावजूद भी रूस को बैकफुट में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन शांति के रास्ते से युद्ध खत्म करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा, कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कीव ने शांति वार्ता नहीं मानी तो रूस अपने टारगेट सैन्य को सैन्य ताकत से, मिलिट्री पावर से हासिल कर लेगा। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक पुतिन ने कहा कि अगर कीव की सरकार शांतिपूर्ण समाधान नहीं चाहती तो हम अपने सभी लक्ष्य सैन्य अभियान के जरिए पूरे करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन के नेता पहले भी शांति के लिए गंभीर नहीं दिखे हैं। ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने इसे सकारात्मक बैठक बताया और कहा कि शांति के ढांचे पर अहम सहमति बन चुकी है। सबसे बड़ा दावा सुरक्षा गारंटी को लेकर किया गया है। जेलेंस्की कहते हैं यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर पूरी सहमति बन चुकी है। वहीं ट्रंप ने कहा कि इस पर करीब 95% सहमति बनी है और यूरोपीय देश इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे, जबकि अमेरिका उनका समर्थन करेगा। दोनों नेताओं ने माना कि बिना मजबूत गारंटी के स्थायी शांति संभव नहीं है। अब सवाल यह है कि डोनबास किसका होगा। अगर जो 20 पॉइंट जिस पर चर्चा जेलेंस्की के साथ में ट्रंप की हुई है उसमें एक पॉइंट डोनबास का है, यानी कि यूक्रेन अगर डोनबास पर जनमत संग्रह भी कराता है तो इससे भी पुतिन को लाभ होगा, क्योंकि डोनबास की ज्यादातर पॉपुलेशन रूसी संस्कृति, रूसी ट्रेडिशन और रूसी भाषा को बोलने वाली है और यही इसकी लड़ाई की जड़ थी। क्योंकि 2014 में ये जब दोनों भाग टूटे और यूक्रेन ने जिस वक्त से उनके ऊपर रूसी भाषा बोलने के ऊपर अत्याचार करने शुरू किए, उन पर अपनी भाषा, अपनी ताकत थोपने का, कि उसी के बाद से ये सारा विद्रोह पैदा हुआ और आज उसी डोनबास इलाके पर पूरी तरह से रशिया और यूक्रेन भिड़े हुए हैं। यही शांति, पूरी शांति वार्ता में 1-2 पॉइंट थे, जिसमें से एक ये है और दूसरा जो था, यूक्रेन लगातार अपनी एक डिमांड कर रहा था अमेरिका से कि आप हमको हमारी सुरक्षा की गारंटी दो, जिस पर ट्रंप तैयार हुए। इसमें यूरोपीय देशों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई आप जो है इनकी रक्षा करो, क्योंकि नाटो में शामिल होने की जिद पहले ही यूक्रेन छोड़ चुका है। अब देखना होगा कि आखिरकार
इसमें पुतिन की जिद काम आती है, उनकी पावर काम आती है, या फिर कोई तीसरा विकल्प ट्रंप यहां पर सुझाते हैं जिससे डोनबास पर बातचीत बन सके। शुक्रिया।